वाह, क्या आईपीओ है। तो आज शौर्य से पहले एक मिनट जरा बात की जाए, फिर उसके बाद हमारे साथ आज मैनेजमेंट ही मौजूद है क्वालिटी पावर की। उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन शौर्य पहले जरा क्वालिटी पावर का आईपीओ खुला हुआ है, आज दूसरा दिन है, ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होने वाला है। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर क्वालिटी पावर की बात करें तो आज लेटेस्ट अमाउंट के हिसाब से 78% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिटेल यहाँ पे 88% सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, पूरी तरह से कोटा ऑलरेडी बढ़ चुका है और QIB भी 62 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अगर बेसिक बिजनेस की बात करें तो हाई और क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बिजनेस में है। उन्हें रिसेंटली बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से इसको लेकर एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब जरा बातचीत कर लीजिए कंपनी की मैनेजमेंट से भी। इस बेसिक डिटेल के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरणीधरन पांड्यन सर मौजूद हैं, जो कि कंपनी के ज्वाइंट MD एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं। पांड्यन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बढ़िया डिमांड सो फार आईपीओ में देखने को मिल रही है, वो भी इस मार्केट कंडीशन में आपका आईपीओ ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होने की कगार पे खड़ा है। सर पहले तो कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, खासतौर से जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उसमें HVDC और फैक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट की एक अच्छी डिमांड देखी जा रही है भारतीय बाजारों में। आप कैसे रीड कर रहे हो ये मार्केट को, क्या ओवरऑल आउटलुक है? नमस्कार सर, थैंक यू फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। it's a good way कि मतलब मार्केट इज सपोर्टिंग अस इवन इन टुडेज सिचुएशन। हमारी जो प्रोडक्ट जाती है सर, इट गोज इनटू DC ट्रांसमिशन एंड फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जाती हैं पावर ग्रिड्स के साथ, मेनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन जहां जहां हो रही है। अब दुनिया भर में जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो रही है, जो ट्रेडिशनल AC ग्रिड्स हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द आउटलुक ऑफ दिस सेक्टर इज क्वाइट ब्राइट। अगर आप इंडस्ट्री रिपोर्ट भी देखोगे, वहां पे द कैरेज का रिपोर्ट है, अराउंड 75 to 80% कैगर है इस इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री में देयर इज अ वेरी हाई मोट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग, बट ऑल्सो आपको 5 या 10 साल की भी आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। So that also gives us slightly advantage going ahead in the future when the country and globally these technologies are adopted. हमारी at this moment almost 75% give and take is from global incomes, primarily because यहाँ पे जो नए टेक्नोलॉजीज हैं वो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में पहले आ जाती हैं। दे आर easier to adopt technologies. हम ऑलमोस्ट 100 कंट्रियों में बेचते हैं। वी हैव रेफरेंसेस इन ओवर 100 कंट्री एंड डिफरेंट ग्रिड्स इन द वर्ल्ड। अब जैसे ही इंडिया अभी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा 1-2 HVDC उन्होंने अभी अनाउंस किया है, काफी सारे फैक्ट्स के ऑर्डर्स आए हुए हैं स्टैटकॉम के। सो वी बिलीव वी स्टैंड अ गुड पोजीशन टू गेट दीज ऑर्डर्स एज एंड व्हेन इट इज रिलीज्ड इन द मार्केट। तो पंडित सर एक चीज़ बताइए कि इस सिचुएशन सिनेरियो में जहां सारी कंपनियां मेजरली OFS लेके आ रही हैं, आप OFS भी ला रहे हैं और फ्रेश इशू भी लेकर आ रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा, इस सिचुएशन में जितने भी IPOs आ रहे हैं वो टेबल पे कुछ नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपने फिर भी वैल्यूएशन कंफर्टेबल साइड पर रखे हैं। सो अभी के जो नंबर्स हैं, जो FY 26 के नंबर, FY 25 के नंबर हैं, उनको कंसीडर करते हुए वैल्यूएशन पार्ट को लेकर आप लोग कितना कंफर्टेबल हैं? 1 2, ये जो आप फंड रेज कर रहे हो, इसका इस्तेमाल आप, वो एक नया एक्विजिशन भी है, उसके लिए करने जा रहे हो, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। सर हमारी जो अभी इफ यू लुक एट द कंपनी और उसके DNA, इट इज ऑलवेज बीन टेक्नोलॉजी। हमारा 5 से 6% एवरेज रहा है लास्ट 3-4 सालों में कि हम अपने सेल के वी यूज इट एज अ पार्ट ऑफ R&D। जैसे हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, आजकल मार्केट भी तेजी में है और सिमिलर हाई वोल्टेज पावर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो HVDC, फैक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रही हैं, वी सी अ हेवी डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट। सो अभी जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रही है, बट प्रॉब्लम इज ये जो मोड रहता है 3 या 4 साल का, ये मुश्किल रहता है कि आप मतलब आप मार्केट चला जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा। सो एज वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिकली ग्रोइंग, ऑर्गेनिकली एक्सपैंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पाथ। उसमें एक कंपनी है मेहरू इलेक्ट्रिकल करके, दिल्ली की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, जो हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म बनाती है 500 केवी तक। दे हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर इन द कंट्री। वी आल्सो बिलीव दे हैव अ ह्यूज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां जहां हम बेचते हैं। सो वी फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट्री सिनर्जी। Apart from it, we have also gone in for 35% OCP, which allows हमें और एक 20-25% for other money for other unidentified acquisitions in the next 12 to 18 months.
सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ की सर हमारी फोकस है. वी आर ऑल्सो जनरेटिंग लॉट ऑफ कैश. हमारे पास ऑलमोस्ट 100 करोड़ के अराउंड आसपास कैश पड़े हुआ बुक में. वी आर ऑल्सो जनरेटिंग हेवी प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच इन द वर्ल्ड मार्केट. सर आपके जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं, तो आपके टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वो आपके रेवेन्यू में कितने % अकाउंट करते हैं और उनसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन कैसे करते हो? क्या आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है या फिर आप रिलेशंस को स्ट्रांग बना के उनसे बार बार रिपीट ऑर्डर मिलते हैं आपको? सर हमारे जो मेन कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स लाइक पावर ग्रिड, अडानी, स्टरलाइट, जो ट्रांसमिशन सेक्टर ऑपरेटर होते हैं, वो रहते हैं दुनिया भर के. और इस बीच में जो भी ईपीसी लोग आते हैं, दोज आर माय मिडिल वेयर कस्टमर्स. वो चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन हु विंस द टेंडर. हमारी जो अप्रूवल और रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांड कम्स फ्रॉम द एंड कस्टमर इवेंचुअली, द यूटिलिटी वेयर वी आर अप्रूव्ड. So top 10 customer is roughly give and take around 50-52% sir in as of last year, and that is keep on changing in. हमारा जो relationship और हमारी जो quality standards है are normally approved by the end customer. तो पांड्यन सर जी, इसी का एक फॉलो अप है. आपने जो टॉप कस्टमर्स की बात की, उसमें अगर कुछ बाकी ग्लोबल पीयर्स को देखूं, उनके सामने आपका ईबीटा कहीं ज्यादा बेटर है. ऐसा क्यों सर? ऐसी क्या सिचुएशन है कंपनी की जो इतना अच्छा ईबीटा आप लोग जनरेट कर पा रहे हो? सर वो प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं मेक इन इंडिया बॉर्न इन इंडिया. हाँ. तो हम इंडियन कंपनी है तो इंडिया में दिखाएंगे, जो फॉरेन कंपनी वो अपने देश में दिखाएंगे. जी. सो मेक इन इंडिया के एक एडवांटेज है कि प्रॉफिट्स आर आल्सो इन इंडिया. सो ऑल हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन. सम आर लिस्टेड इन इंडिया, सो यू आर एबल टू सी इट. सम ऑफ देम देयर पेरेंट्स आर ग्लोबल, सो यू वुड सी सम ऑफ देयर मार्जिन्स बीइंग शिफ्टेड ग्लोबली. तो एक चीज और थी पांड्यन सर, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर 19,000 करोड़ रुपए का था जो हिताची को मिला, इसमें बीएचईएल ने भी पार्टिसिपेट किया था, अदानी पावर भी था. सो ये एक ऑर्डर जो है ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है, जो मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स ही पढ़ रहा था, कि उसका भी बड़ा इम्पैक्ट या उसका एक टर्शरी इम्पैक्ट जो है वो क्वालिटी पावर के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा. वो ऑर्डर क्या है और आपके लिए वो कैसे बेनिफिशियरी है? Sir, we are guided by SEBI RHP, but what I can tell you is that we are one of the very few players in the world which make that components which go into these HVDC and FACS systems. हमारे पास अप्रूवल है एंड कस्टमर्स के साथ. हमारी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में, which is what the end customer wants. We believe we stand a strong chance going ahead with all the headwinds coming in. जो भी ऑर्डर्स अभी अनाउंस हुई हैं और जो अनाउंस होने वाली हैं, अभी जो नए टेंडर्स जो आ रहे हैं, वी बिलीव वी हैव अ वेरी गुड चांस. जी सर, आपको वजह से ग्लोबल है, लेकिन ग्लोबल जो अधिकतर कंट्रीज हैं वो भी लोकलाइजेशन में फोकस कर रही है. डोनाल्ड ट्रम्प तो काफ़ी इसके फेवर में है कि इंपोर्ट जो हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं होना चाहिए. यूरोप से वैसी खबरें आ रही है. तो क्या आपको कितना बड़ा रिस्क लगता है कि अगर वहाँ पर भी इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए तो? सर हम एक ग्लोबल कंपनी है, हम इंग्लैंड में फैक्ट्री चला चुके हैं, टर्की में हमारी फैक्ट्रियां हैं. आवर इंटेंशन इज टू बिकम अ ग्लोबल मल्टीनेशनल फ्रॉम इंडिया. ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं आते जाते रहती हैं, डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन. जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं सर, बहुत कम कंपनियां करती हैं इस सेक्टर में. सो मोस्टली वी हैव सीन दैट दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर केप्ट अवे फ्रॉम टैरिफ्स. टू गिव यू एन आइडिया, से अभी अमेरिका में हम जैसे प्रोडक्ट जो बनाते कोई नहीं बनाता, तो वो जो जिसको भी टैरिफ लगाएंगे, जहां से भी करेंगे, वो इंपोर्ट करने में उनको ज्यादा ही पैसा लगेगा. सो हाई एंड टेक्नोलॉजीज नॉर्मली आर केप्ट अवे फ्रॉम टैरिफ्स बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट हैव द एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज एट दिस मोमेंट. उनके R&D नहीं हुई है ऐसे प्रोडक्ट्स में. तो पांड्यन सर, मेरा मतलब 2 सवाल को मैं एक साथ क्लब करके आपसे पूछूंगा. इंडिया में कई सारी सोलर, विंड या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं. सो क्या आपको इसका कोई बेनिफिट आएगा? आप लोग इसमें आपको भी एक अच्छा बिजनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा? पहला हिस्सा. दूसरा हिस्सा, आपने रिसेंटली जो एक नया एक्विजिशन करने जा रहे हो, दिल्ली में जो एक्विजिशन है, वो एक्विजिशन का जो इम्पैक्ट है वो कब तक कंपनी की बुक्स पे आएगा, और FY25, FY26 या उस कंपनी के जो मार्जिन है वो कंपनी से कितना सिंक में दिख रहे हैं? क्या वो मार्जिन एक्रेटिव है या मार्जिन को डाइल्यूट करेगा? Sir, I will talk about the Mehru Electrical. Mehru Electrical is a very good company. Inka, as I said, more than 95% of the product is sold domestically. When we take them to global markets, उनका advantage रहेगा. उसमें हमको 1-2 साल लगेगा to what we say to get their margin similar to us, क्योंकि उनका global market में focus कराना पड़ेगा. Product तो वही है. The global margins are slightly better than the Indian margins. Okay. We believe उनका जो balance sheet पे जो impact रहेगा वो that will happen before March of this year.
the real impact of what the new what we say new customers, new markets, you will start seeing every quarter, but it will take about two to 3 years for them to come to the margins where we sit in. But as we say that हमारी भी organically काफी growth हो रही है, हमारी industry का भी 75-80% कागर हो रहा है. So I believe even at a diluted margin we will be still higher than most of the industry peers. ओके और दूसरा जो हिस्सा था सवाल का कि अगर जो ये रिन्यूएबल पावर एनर्जीज जो कंपनियां अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, सो क्या कुछ बेनिफिट आपको भी आएगा इसका? सर आप जितने कार प्रोड्यूस करोगे आपको हाईवे लगानी ही पड़ेंगी. सो द स्टोरी हियर इज दैट अभी जो इंडिया में फोकस हो रही है बहुत फोकस हो रही है जनरेशन पे, और जो जनरेशन होता है वो मशीन मेड रहता है नॉर्मली, जैसे सोलर पैनल्स होते हैं या व्हाट वी से दीज आर मशीन मेड इक्विपमेंट्स, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं. यू कैन टेक अ 1 गीगावाट सोलर फार्म इन से अबाउट 1 ईयर टाइम. हाउएवर उसके जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, ये नॉर्मली 3 से 5 साल या 10 साल की टाइम फ्रेम रहती है. सो अभी जैसे गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन यूरोप, उनके शॉर्टेजेस 5-5, 10-10 साल की लग रही है. अभी यूटिलिटीज ने जनरेशन तैयार कर लिया है बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. द वे इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग इन रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था 30 गीगावाट उनको चाहिए हर साल, तो और हमारा कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेस है वो इतनी बड़ी तेजी से नहीं ग्रो हो पा रही है. इसलिए बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच इन द नियर फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बॉटलनेक ऑन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से जो ऐसे कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी अक्यूट डिमांड कैन बी व्हाट वी से सीन इन द ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया बीइंग वन ऑफ द मार्केट. एक लास्ट सवाल पांडियन साहब मेरी तरफ से कि HVDC एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी काफ़ी बड़ा होता है. सो एंट्री बैरियर आपके लिए कैसे आप देख रहे हो इसमें? दूसरा, कोई भी कंपनी अगर इस बिजनेस में आती है या आपके सामने खड़ी होती है तो एक ऑन एन एवरेज कितना समय ले लेती है उसको इस तरह के बिजनेस को सेटअप करने में? सर पहली चीज तो टेक्नोलॉजी होती है, फिर आपको टाइप टेस्ट पास करनी होती है इंडियन एंड ग्लोबल लैब्स में. उसके बाद आपको कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है ऐसे सामान लगाने के लिए, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं. फिर नॉर्मली यूटिलिटीज एक्सपेक्ट एटलीस्ट अराउंड 5 years of experience. तो इफ एनीबडी वांट्स टू एंटर कंपोनेंट्स और इन द बिजनेस ऑफ HVDC एंड फैक्स, फ्रॉम द टाइम टू स्टार्ट टू क्रिएट टेक्नोलॉजी टेस्ट और उसका रेफरेंस लेने में 5 या 7 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा. जी. So that is also happens to be the moat, assuming you have the technology. जी सर, आपका जो बिजनेस है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पावर प्रोडक्ट्स और पावर क्वालिटी इक्विपमेंट. जो पावर क्वालिटी इक्विपमेंट है वो अराउंड 55% के आसपास है, बाकी आपका है 45%. तो सर इन दोनों में मार्जिन्स किस सेगमेंट में ज़्यादा आते हैं और फिर आप किस सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा देख रहे हो? एज पर द इंडस्ट्री रिपोर्ट सर, जो पावर प्रोडक्ट्स हैं, जो HVDC एंड फैक्स के जो इंडस्ट्री में कागर 70-80% जा रहा है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. दैट इज वेयर वी सी द ग्रोथ कमिंग इन. द मार्जिन्स आर मोर और लेस सिमिलर बिटवीन बोथ द बिजनेसेस. चलिए पांडियन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय देने के लिए. आपसे बहुत डिटेल में चर्चा हुई और आपने बहुत डिटेल में ही सबका जवाब भी दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए. ऑलमोस्ट आपका IPO और सब्सक्राइब होने वाला है, सो बाय डे एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सब्सक्राइब भी हो ही जाएगा. सो बढ़िया नंबर आप के देखने को मिल रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद भी लगाते हैं अच्छी लिस्टिंग भी होगी और आपसे दोबारा मुलाकात लिस्टिंग के इर्द गिर्द फिर से होते हुए दिखाई पड़ेगी. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपकमिंग IPO बाकी डिटेल्स के लिए. तो आप क्वालिटी पावर की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और जिस तरह के नंबर्स हैं, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, जिस तरह की कॉल्स हैं, जिस तरह की एक्सपेंशन है, वैल्यूएशन है या फंड रेजिंग है, वो सबको बाजार भी कुछ हद तक पसंद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. ओके, शौर्य से अब बातचीत जारी रखेंगे. शौर्य, एक IPO तो हो गया जो आज खुला हुआ है, लेकिन ये हफ्ते में शायद 5 लिस्टिंग है, 2 IPOs हैं, बहुत कुछ होने वाला है. सो क्या डिटेल आपके पास? और जी, एक IPO की लिस्टिंग हुई है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. आज एजेक्स इंजीनियरिंग की लिस्टिंग हुई थी और इस साल का पहला IPO है जो नेगेटिव लिस्टिंग देता हुआ नजर आया है. यह IPO आज 8% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है और उसके बाद भी देखें तो कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, खाली 2.5% ही वहाँ से चढ़ता हुआ नजर आया है. और इस IPO की एक और बात थी कि यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन के नंबर देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन आए हैं वो QIBs की तरफ से ही आए हैं, लेकिन इसके बाद भी जब रिजल्ट आया, लिस्ट हुआ डिस्काउंट पे, तो कुछ खरीदारी देखने को नहीं मिला. जनरली ऐसा होता है अगर QIBs का ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है तो लिस्टिंग के बाद एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलता है. यहाँ वो नहीं मिला है. हम बार बार कह रहे थे फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं थी, ब्रोकर्स को भी दिक्कत नहीं नजर आ रही थी, लेकिन ऐसे माहौल में कंपनी पूरा इशू ऑफर फॉर सेल लेकर आई थी और ये चीज़ मार्केट को
नहीं पसंद आई है। तो इसमें ब्रोकरेज हाउस के व्यूज क्या थे जब ये लिस्ट ब्रोकरेज हाउस के आया था? मोस्टली व्यूज ये थे कि सब्सक्राइब या सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म थे, मतलब मोस्टली पॉजिटिव साइड रिव्यूज आ रहे थे, लेकिन उनका मोस्टली का मन नहीं था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। तो लॉन्ग टर्म पे सब्सक्राइब करने की राय दी गई थी, लेकिन आज जो लिस्टिंग हुई वो थोड़ी सी फीकी होते हुए दिखाई पड़ी है। पहली लिस्टिंग है जो कि नेगेटिव साइड पर 2025 के अंदर हुई है। अभी वैसे बहुत आईपीओ आए भी नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे लिस्टिंग जो आई है उसमें पहला नाम है जो कि बहुत समय बाद हमने नेगेटिव लिस्ट होता हुआ देखा। इसके अलावा शौर्य और क्या आपके पास? इसके अलावा ये जो हेक्सावेयर की हम बात कर रहे थे, हेक्सावेयर जो है वो बंद हो गया था 14th को, अब जो है 2 दिन बाद खुलेगा, लेकिन वहाँ भी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ तो सब्सक्राइब हो गया पूरा 2.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा ही सब्सक्रिप्शन QIBS की तरफ से आता हुआ नजर आया है। QIBS को छोड़ दें तो बाकी सारे ही जो सेगमेंट है वो बिल्कुल भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। रिटेल का सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही कम भरा है, तो ये बात है जो हेक्सावेयर था साइज बड़ा था, लेकिन सिर्फ QIBs ऐसे हैं जो इसे पूरा भरते हुए नजर आए हैं यहाँ पे। तो QIB ने हिस्सा पूरा भरा था, लेकिन रिटेल्स में पार्टिसिपेट नहीं करा था। वैसे भी 8,750 करोड़ पूरा का पूरा OFS है और बड़ा महंगा साइड पे वैल्यूएशन है। और जो बात आपसे हो भी रही थी पहले कि कोई बदलाव नहीं हुआ 2021 से लेके अब तक, और उसके बाद सिर्फ प्राइस बैंड के अलावा। सो ब्रोकर भी इसमें कुछ ऐसी कुछ मिलीजुली बात कर रहे थे ना? ब्रोकर्स का भी ये था कि सब्सक्राइब या सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन ऐसा वो नहीं था कि अवॉइड को तो किसी ने राय नहीं दी थी ब्रोकर्स में। हाँ, तो अवॉइड राय तो नहीं थी, लेकिन सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की राय जरूर दी गई थी, खासतौर से हेक्सावेयर के संदर्भ में। तो हेक्सावेयर हो गया, क्वालिटी पावर हो गया, एजैक्स हो गया। इसके अलावा जी अभी तो यही तीनों आईपीओ खुले हुए हैं, मेन बोर्ड पे तो अभी यही तीनों है, जब और आएंगे तो आपको बताते ये तो इस हफ्ते लिस्टिंग भी है ना कई सारी? जी और क्या, अभी तो एजेक्स ही हो गई लिस्टिंग, फिर हेक्सावेयर की भी लिस्टिंग है, फिर क्वालिटी पावर की भी लिस्टिंग होते हुए नजर आएगी। और साथ साथ आईपीओ जो खुलने वाला है उसमें मेन बोर्ड पे कोई मेन आईपीओ बोर्ड और पे है अभी क्या कोई नया आईपीओ नहीं आया है। हाँ, लेकिन एसएमई में जरूर एसएमई में काफी 2 लंबी लिस्टिंग लिस्ट होते हुए है। दिखाई जी। पड़ रही है। इस हफ्ते में मेरे ख्याल से हेक्सावेयर की लिस्टिंग होने वाली है, एजैक्स की लिस्टिंग हो चुकी, डॉक्टर अग्रवाल तो की पहले लिस्टिंग लिस्ट हो हो चुकी है चुका पहले ही। हाँ, तो अभी आने वाले में ये 2-3 आईपीओ है जिनको आप जरूर नजर बना के रखेंगे। तो खैर, हेक्सावेयर की लिस्टिंग कब है? इसकी लिस्टिंग कल है परसों? जी हेक्सावेयर की लिस्टिंग परसों होगी, T+3 होते तो 14 को बंद हुआ था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सो आप हेक्सावेयर के ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा। और क्वालिटी पावर इसका आईपीओ का सेकंड डे है ना? जी, तो फिर उस हिसाब से क्वालिटी पावर के फ्राइडे को लिस्टिंग हो सकती है। फ्राइडे को लिस्टिंग होगी, तो एक दिन बाकी है क्वालिटी पावर के आईपीओ को लेकर। मैनेजमेंट को भी आप सुन ही रहे थे। और इस पे क्वालिटी पावर पे ब्रोकरेज हाउस का व्यू क्या था? क्वालिटी पावर भी पॉजिटिव था, मतलब मुझे सब्सक्राइब की राय देते हुए नजर आए हैं। यहाँ थोड़ा कंपोनेंट वो भी है, ऐसे माहौल में फ्रेश इशू लाए हैं, तो इसलिए में थोड़ा सेंटीमेंट को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये शायद इसमें 80-20 के रेशियो में कुछ OFS और फ्रेश इशू है। हाँ, जी तो 20 फ्रेश इशू बाकी issue है। OFS। जी तो इस तरह से इसलिए शायद कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर सिचुएशन में जो मुझे याद है कि हेक्सावेयर के सामने क्वालिटी पावर था, इसलिए आज से भी आप इस पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय साइड या सब्सक्राइब साइड की रेटिंग दिखाई पड़ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और वाह के आईपीओ का हिस्सा बनने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।